अस्सलाम वालेकुम। आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद। पार्लियामान का आगाज आज भी शोर शराबे और एहतजाजी नारों से हुआ। कौमी असम्बली इजलास में अपोजिशन के शोर शराबे के दौरान 7 ऑर्डिनेंसेस की मुद्दत में तौसीक की करारदाद मंजूर कर ली गई। विफाकी वजीर कानून आजम नजीर तारिक की जानिब से ऐवान में पेश करदा करारदाद की हमायत में 130 और मुखालफत में 63 वोट आए। अपोजिशन ने जो ये इजलास हुआ उसमें इस कार्रवाई को गैर कानूनी करार दे दिया और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अरकान ने इस दौरान अपनी नशिस्तों पर खड़े होकर ऐवान में एहतजाज भी किया। अरकान की जानिब से कागजात ऑर्डिनेंस की कॉपियां फाड़ कर फेंकी जाती रही और इसके बाद स्पीकर असम्बली अयाज सादिक ने इंजबाती कार्रवाई की वार्निंग भी उन्हें दी। इस मौके पर पीटीआई नुमा उमर अयूब का कहना था कि ये ऑर्डिनेंस पाकिस्तान को बेचने के लिए हैं। ऑर्डिनेंस में तौसीक की करारदाद को मुस्तरद करते हैं और ये ऑर्डिनेंसेस पर ऑर्डिनेंसेस आ रहे हैं, उजलत में कानून साजी की जा रही है। ये क्या पता कि आधा मुल्क ही जो है वो बेचते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद कैसर का भी कहना था कि जिस तरह से बिल लाए जा रहे हैं हम मुजम्मत करते हैं, रूल्स की खिलाफ वर्जी हो रही है। दिलचस्प बात यह है कि पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं ने भी इन ऑर्डिनेंसेस पर आज ऐवान के अंदर अपने तहफ्फुजात का इजहार किया। रहनुमा पीपल्स पार्टी नवीद कमर ने कहा कि जिस तरीके से ये ऑर्डिनेंसेस पेश किए जाने हैं हमारे भी इस पर संगीन तहफ्फुजात हैं और हमें कुछ ऑर्डिनेंसेस के मवाद पर भी तहफ्फुजात हैं। हम रूल्स की खिलाफ वर्जी नहीं होने देंगे। जबकि साबिक ऑपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह का यह कहना था कि ऑपोजिशन से वो इत्तफाक करते हैं, ऑर्डिनेंस से हुकूमत नहीं चलती। यह भी देखना है कि पिछले 3 अदवार में सबसे ज्यादा ऑर्डिनेंस किसके दौर में आए। मैं एग्री कर रहा हूं अपोजिशन के साथ, ऑर्डिनेंस से हुकूमतें नहीं चलती। ये ऐवान कानून बनाने के लिए है और इस पे कानून के तहत लेजिस्लेशन होनी चाहिए। मगर एक और मुतालबा जरूर करूंगा कि 2008 से 13, 13 से 18, 18 से 22 तक रिकॉर्ड निकाला जाए। इन तीनों अदवार में ऑर्डिनेंस किस दौर में सबसे ज्यादा है, ये जरूर करें। We also have very serious reservations about the way the ordinances are being presented, and some of the ordinances we have serious reservations on the content of those ordinances. We would want that the implementation should not go in such a way that it has become irreversible. अगर irreversible कर दिया तो फिर असेंबली को वाइंड अप कर दें, आप घर से बैठ के ऑर्डिनेंस फैक्ट्री चलाते रहें। पार्लियामान में कानून साजी का आगाज ऑर्डिनेंसेस की तौसी से क्यों? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तनकीद, लेकिन फिर उसके बावजूद इन ऑर्डिनेंसेस की तौसी के लिए वोट देना और फिर अपोजिशन का जो शोर शराबा है, जो एहतजाज है, इसमें पार्लियामान के लिए एक ऐसा आगाज है। और फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून, ये जो हुकूमती इत्तेहाद है, इसकी वर्किंग रिलेशनशिप के हवाले से भी बहुत सारे सवालात हैं। विफाकी वजीर डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब मेरे साथ इस वक्त मौजूद है इस्लामाबाद स्टूडियो में। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त का। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो फरमाइएगा, ऑपोजिशन ये कह रही है कि कोई अच्छा आगाज नहीं है कि आप पार्लियामान में कानून साजी का आगाज करने जा रहे हैं और आते आपने 7 ऑर्डिनेंसेस के अंदर जो है वो तौसीक करा ली है। देखिए, एक तो हाउस क्योंकि दूसरा इस वक्त मुकम्मल नहीं है, तो जो कानून चल रहे थे सिर्फ उनको तौसी दी गई है ताकि हाउस दूसरा आ जाए और वो एक बिल की शक्ल इख्तियार कर लेंगे। तो मेरे ख्याल है ये सिर्फ ये कुछ हफ्ते की बात है, उसके बाद ये तमाम जो ऑर्डिनेंसेस हैं ये पेश हो जाएंगे और हाउसेस के सामने उसके ऊपर जो भी बातचीत करनी होगी। तो वक्ती तौर पे कॉन्टीन्यूटी को बहाल करने के लिए, चलाने के लिए कुछ जो ज़रूरी चीज़ें हैं उन्हें आगे बढ़ाया। मैंने तमाम बिल नहीं, क्योंकि मेरा ताल्लुक दूसरे हाउस से था पहले, इस वजह से मैंने पढ़े नहीं ऑर्डिनेंसेस। लेकिन अगर कोई खास एक ऐसा ऑर्डिनेंस है जिसके ऊपर कोई काबिल एतराज चीज है तो वो बताइए उस पर। लेकिन बुनियादी जो ऑपोजिशन का कहना है कि बहुत जल्दी के अंदर किए जा रहे हैं और दूसरा ये कि जो ऑर्डिनेंसेस हैं इनमें तौसीक का तरीका जो है ये कोई ठीक तरीका नहीं है मेरा ख्याल है। और सो के जो आपके इत्तेहादी हैं पीपल्स पार्टी वाले, 2 बड़े सीनियर रहनुमा खुर्शीद शाह, उन्होंने तो खुल के कहा कि मैं तो ऑपोजिशन के साथ खड़ा हूं, और नवीद कमर साहब उन्होंने भी कहा कि ये तरीका जो है वो दुरुस्त नहीं है। तो ये तनकीद है जी। मैं तनकीद बिल्कुल आप जिस तरह कह रहे हैं वो तनकीद हो रही है, लेकिन मैंने आपको बताया कि मेरे ख्याल में जैसे ही ये तनकीद खत्म हो जाएगी, जैसे ही हाउस इन ऑर्डर हो जाएगा, सेनेट बन जाएगी नहीं,
उनके चेयरमैन जो हैं वो उनका इंतखाब हो जाएगा तो उसके फौरन बाद से फिर ये बिल की शक्ल इख्तियार कर लेंगे। अच्छा, पीपल्स पार्टी के साथ जो आपके मामलात हैं, इरसा के जो चेयरमैन की तैनाती है उसको लेकर भी एक बैकलैश जो है वो उनकी तरफ से आया और उस पर भी वज़ीर आज़म ने अभी नोटिस लिया, फिर उसके बाद आज भी। तो पीपल्स पार्टी के साथ आपकी जो वर्किंग रिलेशनशिप है क्या निभ पाएगी? क्योंकि ऐसा लग रहा है कि पीपल्स पार्टी इत्तेहादी से ज्यादा ऑपोजिशन का किरदार जो है वो अदा कर रही है। मेरे ख्याल में हमारी चलेगी बातचीत। अब अगर वो हुकूमत के साथ नहीं बैठी हुई, यानी हुकूमत बनाने में उनका एक बड़ा मस्बत रोल है, लेकिन अगर वो हुकूमत का खुद हिस्सा नहीं है तो तनकीद वो करना चाहेंगे, तनकीद उनका हक है, वो हर चीज़ को तनकीदी नुक्ते नज़र से देखेंगे। लेकिन अभी तक पीपल्स पार्टी का रवैया जो है वो मस्बत है, यानी तनकीद भी उनकी मस्बत होती है और उनकी सपोर्ट भी मस्बत होती है। अच्छा, तो ये अच्छा है कि अगर हम कोई चीज़ कर रहे हैं और उसमें बेहतरी की गुंजाइश है और वो तनकीद करते हैं तो कोई हर्ज नहीं है। तो जो दीगर मामला ओवरऑल सपोर्ट कर रहे हैं, ओवरऑल आपको बड़े अच्छे ताल्लुकात। लेकिन ये तो खैर पब्लिक डोमेन में आता है कि इरसा के हवाले से जो उन्होंने तनकीद की चेयरमैन की तैनाती के हवाले से, और आगे कुछ ये भी इतलात हैं कि IMF की तरफ से कहा गया है कि NFC अवार्ड पर भी नजरसानी की जाए। तो बहुत सारे मुतराज़े मामला हैं जो आपको आने वाले दिनों में देखने हैं। ये तो मेरी नज़र से नहीं गुजरा, ना मेरी शुनीद में ही आया है। अच्छा। कि कोई ऐसी बात हुई है। उनकी रेवेन्यू के ऊपर ज़रूर बात होती है और वो कहते हैं कि रेवेन्यू आप अपना बढ़ाएं, क्योंकि हमारे जो एक्सपेंडिचर हैं वो रेवेन्यू से पूरे नहीं होते, हमारे ऊपर कर्ज़ों का बोझ बहुत ज़्यादा है। इस दफ़ा भी जैसा कि आपको मालूम है, सूबों का हिस्सा देने के बाद वफाक के पास तकरीबन 7,000 अरब के करीब बचेंगे, जो कुल उनके पास रेवेन्यू आएगा FPR से, और हमारी जो कर्ज की पेमेंट है वो तकरीबन 8,000 अरब की है। तो आप सोचें कि कुल आमदन वफाकी हुकूमत की 7,000 अरब होगी और जो सिर्फ इंटरेस्ट रेट है, यानी असल नहीं इंटरेस्ट जो देना है वो तकरीबन 8,000 अरब का है। तो ये वायबल नहीं है इस तरह की चीज़ें। इस वजह से हमें अपना टैक्स नेट बढ़ाना होगा, हमें अपने रेवेन्यूज़ बढ़ाने होंगे, हमें अपने खर्चे जो हैं वो थोड़े कम करने होंगे, तो फिर किसी डिसेंट डायरेक्शन में मुझे। लेकिन ये मुश्किल फैसले जो हैं 18वीं तरमीम के हवाले से हों या चाहे वो 18वीं तरमीम का जिक्र आया नहीं से NFC अवार्ड का कुछ मीडिया रिपोर्ट्स हैं, ट्रिब्यून ने रिपोर्ट किया है, मतलब मेरी इंटरेक्शन हुई है। अच्छा, और इनफॉर्मल कॉन्वर्सेशन, बराह रास्त कोई ऐसा मुतालबा आप कह रहे हैं कि मेरे सामने नहीं आया, जरूर होगा, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से हो सकता है कोई बात हुई हो, लेकिन क्योंकि बहुत से अहम मामलात जो हैं वो या बिजली से ताल्लुक़ रखते हैं और या गैस के सर्कुलर डेट से ताल्लुक़ रखते हैं, तो ऐसी कोई बात सुनने में नहीं आई कि आप NFC अवार्ड को बदल दें। कम से कम हमारे साथ, हमारी टीम के साथ कोई ऐसी बात। तो कमिंग बैक टू द पीपल्स पार्टी के साथ जो आपकी वर्किंग रिलेशनशिप है, गवर्नर्स के हवाले से और चेयरमैन सेनेट के हवाले से भी उनके साथ मामलात दुरुस्त सिमत में हैं? ठीक है। उनमें अभी तक कोई ऐसी मनफी चीज़ जो है वो सामने नहीं आई। और मैं ये भी कहता चलूँ कि 16 महीने की जो हुकूमत थी उस काबीना में बहुत मस्बत रोल प्ले किया हमारी पीपल्स पार्टी के जो मेंबरान थे काबीना में उनने। तो मुझे तो उम्मीद है कि वो उसी तरह का रोल प्ले करेंगे और वहाँ पे भी वो तनकीदी जायज़ा चीज़ों का लिया जाता था, यहाँ पे भी तनकीद, अगर पार्लियामान में बैठे हैं और तनकीदी जायजा लेना चाहते हैं तो पब्लिक डोमेन में ही होगा ना। वो तनकीदी जायजा, इसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, क्या ये ऐसा तो नहीं है हुकूमत अभी सोच रही है बहुत मुश्किलात जो है वो हुकूमत के लिए पैदा करी? क्योंकि देखिए पहले वो IMF के खत का मामला था, फिर उसके बाद आज हमने देखा इन्होंने जो है वो वर्ल्ड बैंक के दफातर के बाहर भी जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग थे वो गए। तो कहीं हुकूमत तो नहीं सोच रही कि बहुत ज्यादा मुश्किलात जो है वो हुकूमत के लिए तहरीक इंसाफ और उसके सपोर्टर्स पैदा कर रहे हैं? देखिए, तहरीक इंसाफ का पहले आपको याद होगा कि जब इलेक्शन के रिजल्ट्स आए तो हमारे भी बहुत से, आपके फैसलाबाद में बहुत से दोस्त थे जो नाला थे, जो समझ रहे थे कि इलेक्शन उनके हाथ से निकल गया। गुजरावाला में हमारे बहुत से दोस्त जो हैं वो इलेक्शन हार गए, सरगोदा में हमारे दोस्त इलेक्शन हार गए, और उनमें कुछ लोग जो हैं उन्होंने बड़ी खंदा पेशानी के साथ शिकस्त को कबूल किया, मगर कुछ लोग जो थे उन्होंने आवाज़ उठाई कि ये गालिबन इलेक्शंस जो हैं उनमें प्रॉब्लम थी। बिल्कुल इसी तरह दीगर जमातों ने भी, मौलाना जो हैं वो उस जगह पे जहाँ पे PTI इतनी ढेर सीटें खैबर पख्तूनख्वा में जीत गई है, वहाँ पे मौलाना कह रहे हैं कि इलेक्शन ठीक नहीं हुआ।
तो इलेक्शन के हवाले से तो सबके तहफ़्फ़ुज़ात हैं। और अगर आपको याद हो तो 2018 में जब RTS के ज़रिए रात को RTS बंद हो गया, सुबह 5 बजे इमरान खान साहब को वज़ीर आज़म डिक्लेयर कर दिया गया इलेक्शन के रिजल्ट्स की ट्रांसमिशन रोक के, तो जितनी भी मैच्योर पार्टियां थीं उन्होंने एक मस्बत नुक्ता नज़र से मुल्क के अंदर बेहतरी के लिए असेंबली में बैठ के, असेंबली में इंगेज हो गई, ये नहीं कि सिर्फ असेंबली में बैठ के, असेंबली में बैठे अपोजिशन का रोल प्ले किया, कानून साजी की, तो एक मस्बत रवैया था उनका। मगर अगर आप PTI की तरफ देखें तो 2013 के इलेक्शन के बाद उन्होंने कब्रें खोद दी और PTV पे हमला कर लिया, बल्कि कब्जा कर लिया, मुहासरा कर लिया, सेक्रेटेरिएट का 3-4 दिन उसे बंद रखा, फिर वो क्रेन या ट्रक लगा के पीछे से तोड़ दी, पार्लियामान की बिल्डिंग में दाखिल हो गए और पार्लियामान की दीवारें तोड़ दी। वो एक SP साहब थे, गालिबन उनकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी वगैरह वगैरह, आगे वागे आपके सामने है सारा वो केस। तो ये तब भी रवैया था, उसी तरह धरने देते रहे, उसी तरह सदर जो चीन के थे उनका विजिट भी इन्होंने पोस्टपोन करवा दिया। ये बिल्कुल वही रवैया है। डॉक्टर साहब देखिए, मेरा सवाल तो ये है कि ये आपके लिए कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ाते नहीं जा रहे, हुकूमत चलाने की जो कॉस्ट है? नहीं, मैं नहीं समझता। क्या करें हम, हमारे पास चारा कार क्या है? देखिए, पहले मियां शहबाज शरीफ साहब, इनका दावा था कि हमें वो न जाने 180 सीटें हमारी हैं या पता नहीं कितनी ढेर सीटें हैं। आपको याद होगा मैंने तो एक प्रोग्राम में ये भी कहा कि यार मांग ही रहे थे और अफ्तार के बाद कबूलियत का वक्त था, मगरिब के बाद का, तो कोई 180 के 780 मांग लेते, आपने अपने मुंह से ही मांगनी थी। क्योंकि जब थैले खुलते हैं और काउंटिंग होती है तो पता चलता है जो जीती हुई है वो भी हार गए हैं। लेकिन वो पहले कहते हैं हल्का खोल दो, हमारे साथ धांधली हो गई, बाद में कहते हैं हल्का खुल गया, हमारे साथ धांधली होगी। भाई कोई तरीका कार तो यही है ना कि अगर हल्का खुलेगा तो बोरियां खुलेंगी, तो उसमें से वोट गिने जाएंगे। बुनियादी तौर पे मैं क्या कह रहा हूं, बुनियादी तौर पे मैं ये कह रहा हूं कि जब मियां शहबाज शरीफ साहब ने इनको दावत दी कि आप हुकूमत बना लें, तो हुकूमत बना लेते। अगर हुकूमत बना ली होती तो आज ये सारा कुछ इनकी डायरेक्ट सुपरविजन में हो रहा होता और ये जो लेदे हो रही है खत्म हो जाती। लेकिन क्योंकि मकसद एक आईनी बहरान पैदा करना था कि अगर वो हुकूमत नहीं बनाते और हम भी हुकूमत नहीं बनाते, जो वो कह रहे थे कि आपको भी नहीं बनाने देंगे और हमने भी नहीं बनानी, तो फिर हम पूछते थे फिर क्या होगा, तो उसका कोई जवाब नहीं था। जवाब इस वजह से नहीं था कि उसका जवाब यह है कि मुल्क में एक आईनी बहरान आ जाए, केयर टेकर एक नई बने, मुल्क के अंदर ये जो जमहूरियत का सफर है ये दोबारा से डीरेल हो जाए। जब वो बात नहीं बनी तो बेशुमार पार्टीज हैं सुन्नी इत्तेहाद के अलावा जिनने अपनी लिस्टें जमा करवाई हुई। किसी के पास 1 सीट थी, किसी के पास आधी सीट थी। अरे भाई, आप उनमें से किसी भी पार्टी के साथ हाथ जोड़ लेते तो ये जो लीगल बहरान पैदा किया है कि सीटें किसकी होंगी, जो खवातीन की हैं, ये माइनॉरिटीज की हैं, वो तो उनका अपना लेकिन मेरी गुजारिश ये है कि ये आपके लिए कॉस्ट बढ़ती नहीं जा रही। दूसरा देखिए, अभी अमेरिका के अंदर वो इस बात का भी क्रेडिट ले रहे हैं कि वो जो डोनाल्ड लू साहब हैं उनको बुलाया गया है। डॉन की वेबसाइट के मुताबिक PTI का कोई ह्यूस्टन का है, उन्होंने जो है वो इस बात का क्रेडिट लिया है कि उनके कहने पर जो है वो ये ब्रीफिंग के लिए जो बुलाया गया और वहां पर वो सवालात के जवाब देंगे। अगर आप PTI के जो हमारे दोस्त भाई हैं वहाँ पर ह्यूस्टन में या वहाँ उनसे पूछें तो वो तो कहेंगे कि सदर भी यहाँ पे हम ही बनाते हैं, सेनेटर्स भी हम ही बनाते हैं, ये मौसमी तब्दीलियाँ जो आ रही हैं ये भी हमारी वजह से आ रही हैं और रोकते भी हम ही हैं इनको। ऐसे थोड़ी होता है यार, एक तरीका कार है, सलीके से मुल्क चलता है, उनकी अपनी प्रोसीडिंग्स होती हैं, अपनी हेयरिंग्स होती हैं। आप तो वहां पर रहे हैं माशाल्लाह, आपको पता है एग्जैक्टली हाउ द बिजनेस ऑफ द स्टेट ऑपरेट्स देयर। तो ये कहना कि हमने बुला लिया है तो ये बड़ी अजीब सी बात लगती है। लेकिन अगर कोई बुलाया है तो बात सामने आ जाएगी। हम तो चाहते हैं कि कोई सामने आए ताकि बात कल ही खुले इस बात की कि ये जो साइफर लहराया था ये क्या था। और ये जो आप चलें, अगर ये भी मान लें तो ये तो आपको मालूम है ना कि वो आज जो IMF के और वर्ल्ड बैंक के दफातर के सामने जो हंगामा आ रही या जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो किसके खिलाफ कर रहे हैं? मुल्क के खिलाफ कर रहे हैं ना। वो ये तो नहीं कह रहे कि पाकिस्तान की हुकूमत को हट गई है, वो तो ये कह रहे हैं कि मुल्क दिवालिया हो जाए, ये कह रहे हैं। खत में भी यही लिखा
कि मुल्क दिवालिया हो जाए। और जो मैं आपको पहले पूरी कतार में ये सारी बातें बता रहा था, वो बता भी इसलिए रहा था कि जब आईनी बहरान से मुल्क का खाना खराब नहीं हुआ और ये जो उन्होंने लीगल बहरान पैदा किया उससे मुल्क का खाना खराब नहीं हुआ, तो अब मुआशी कहेंगे इसको लिंक कर दें, चाहे वो IMF वाला मामला है या कोई और भाई लिंक कर दें, इसको लिंक कर दें इंसानी हकूक से और इसको लिंक कर दें धांधली की तहकीकात से। कौन कर दे? और वो कह रहे हैं हुकूमत पर जोर देना ये इदारे। नहीं, कौन कर दे? यानी इस मुल्क को बरतानिया के, अमेरिका के या स्वीडन के आइन के तहत चलना है। आइन के अंदर एक तरीकाकार दिया हुआ है, वो तरीकाकार ये है कि आप अपील कर दें, आपकी अपील मंजूर हो जाएगी, दोबारा से या रिकाउंट हो जाएगा या बोरियां खुल जाएंगी, वो जो भी उसको कहते हैं, और उसके सामने दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आप क्या चाहते हैं कि किसी क्या करेंगे? ऑपोजिशन की तरफ आपकी अप्रोच क्या होगी? क्योंकि देखिए ऐवान के अंदर भी इस वक्त तो काफी शोर शराबा है। कुछ ये भी था कि पहले शायद आगाज है, हर आगाज में इस तरह की चीजें देखी जाती, लेकिन PTI ये भी कह रही है हम एहतजाजी तहरीक भी चलाएंगे, ऐवान के बाहर भी चलाएंगे, सड़कों पर भी आएंगे। आज असद कैसर ने भी इस हवाले से बात की, तो क्या करेंगे? लेकिन साथ के साथ चीफ मिनिस्टर साहब भी तशरीफ लाए वजीर आजम से मिलने के लिए। उसके बाद उन्होंने बड़ी, सुनने में आया है जो लोग वहाँ मौजूद थे, बड़ी मस्बत कॉन्वर्सेशन हुई। उसके बाद उन्होंने एक बड़ी अच्छी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की एहसन इकबाल साहब के साथ। उसके बाद बैरिस्टर साहब, गौहर साहब जो पार्टी के चेयरमैन हैं, उन्होंने भी कहा कि हम डायलॉग के रास्ते खुले। तो मैं समझता हूं कि जहां पे ये तमाम चीजें हो रही हैं वहां पे कुछ चीजें मस्बत भी हो रही हैं। अच्छा। और लगता है ऐसे है ये पिछले एक हफ्ते के रवैये से कि शायद हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी है कि हम इस मुल्क के अंदर जो तनाव है, सियासी शिद्दत है, ले दे गाली गलोच है या नफरत है, इसको थोड़ा सा टेम्पर डाउन करें और आपस में बैठ के गुफ्तगू के जरिए चीज़ों को हल ढूंढें। देखिए, जब आप जमहूरी अमल में शिरकत करते हैं तो क्यों करते हैं? हाँ। दो चीज़ों के लिए करते हैं। एक करते हैं मुल्क की खिदमत करने के लिए, मुल्क को मुश्किलात से निकालने के लिए, मुल्क को आगे बढ़ाने के लिए, और दूसरा जमहूरी अमल जो है वो डायलॉग का है कि जो भी मसला होगा वो एक डायलॉग के जरिए बैठ के बात करके उसे सुलझा के आगे निकलेंगे। जब आप दोनों ही ना करें तो फिर तो प्रॉब्लम हो जाती है ना। तो मैं इस वजह से कह रहा हूं कि आपको दावत दी गई थी कि आप खुद इस चीज को सॉल्व कर लें। आपने वोट लिया, आप कहते हैं मैं मेजॉरिटी में, भाई हुकूमत बना लें, हुकूमत बना के मुल्क के मसाइल का हल करें। अब अगर पार्लियामान में आ गए हैं तो आए बैठे बात करें, उसमें इलेक्शन पे भी बात होगी, दीगर चीजों पे भी बात होगी, गुजरे इलेक्शंस पे भी होगी, इन इलेक्शंस पे भी होगी, आने वाले इलेक्शंस पे भी होगी। वो कमेटी फिर फैसला भी कर सकती है कि उन्हें पार्लियामानी कमीशन बनाना है या कुछ और चीज करनी। जब आप कहते हैं मैंने बात ही नहीं करनी तो प्रॉब्लम हो जाती। मगर ये पिछले 48 घंटे में या 72 घंटे में जो 2-3 चीजें हुई हैं, मैं तो इन्हें खुशाइन जानता हूँ। आपको कुछ चीजें पॉजिटिव होती हुई? देखिए, मुझे तो ये अमल आपको पॉजिटिव नहीं लगा कि वो तशरीफ लाए, और वो इतने दबंग आदमी है और सख्त बात करते हैं, मगर उनका तशरीफ लाना और उसके बाद उनका एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करना। और मैं ये भी, मेरे गुमान से मैं सोचता हूं कि क्या वो इमरान खान की इजाजत के बगैर आ गए थे? ठीक। यानी ऑफ ऑल द पीपल उनको चूज किया गया सूबे की टॉप नॉच पोजीशन के लिए। तो क्या आप सोचते हैं कि वो इमरान खान की इजाजत के बगैर आ गए थे? और अगर इजाजत के साथ आए तो बहुत ही मस्बत बात है, और अगर इजाजत के बगैर आए तब भी मस्बत बात है। ठीक है, राइट। बहुत शुक्रिया डॉक्टर मुस्तदिक मलिक साहब हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते साथ हैं, इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद कैसर का यह कहना है कि अब मुफाहमत नहीं बल्कि मुजाहमत होगी। ट्रिब्यूनल्स बनने के बावजूद इलेक्शन कमीशन दोबारा गिनतियां करा रहा है। कारकुनान तसल्ली रखे, ये एक लंबी जंग होगी। उनका यह कहना था कि PTI की मजीद 20 सीटें नून लीग को देने का प्लान है। हमारे MNAs के खिलाफ कानून से हटकर कार्रवाइयां की जा रही हैं। इसके अलावा एक और बड़ी अहम डेवलपमेंट है। अमेरिकी दारुल-हुकूमत वाशिंगटन DC में IMF की इमारत के बाहर तहरीक इंसाफ के हामियों ने, खबर यह है कि वहां पर जो है वो एहतजाजी मुजाहरा किया, जिसपे शुरका ने मुतालबा किया कि पाकिस्तान के लिए पैकेज की मंजूरी से पहले हालिया इंतखाबात में मुबैना बेज़ाब्तियों की शफाफ तहकीकात को यकीनी बनाया जाए। इस एहतजाज पर वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारिक का यह कहना है कि मुट्ठी भर शरपसंद अनासर ने अमेरिका में IMF और वर्ल्ड बैंक के बाहर एहतजाज किया। ये IMF को कह रहे हैं कि हमारे लीडर को रिहा किया जाए तो पाकिस्तान को इमदाद दें। कौम को कहते थे अमेरिका ने साजिश की, अब अमेरिका में बैठकर मुजाहरे कर रहे हैं। तो क्या कह रहे हैं कि हमारे सियासी लीडर को आजाद किया जाए
तब पाकिस्तान को इमदाद दें, वरना पाकिस्तान को इमदाद ना दी जाए और पाकिस्तान के साथ मुआहदा ना तय किया जाए। इधर IMF जो है उसके साथ जो मुज़ाकरात हैं वो मुस्बत अंदाज में जारी हैं, अच्छे तरीके से जारी हैं। इनकी माजी की रविश भी यही है, हमेशा मुल्क दुश्मनी की है। देखें, कोई ये ना समझे कि वो पाकिस्तान से बड़ा है। एक और अहम डेवलपमेंट तहरीक इंसाफ के हवाले से यह है कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अरकान को जो PTI ने वो वापस PTI में जम करने का फैसला कर लिया है। PTI रहनुमा असद कैसर ने इस हवाले से एक निजी TV चैनल के साथ गुफ्तगू में कहा कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शामिल होने के बाद मामले पर हमने बहुत मुशावरत की थी, लेकिन इसके बाद ही ये फैसला किया था। उस वक्त हमारे पास ऑप्शन जो थे वो बहुत कम थे। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शामिल रहने के हवाले से सवाल पर उन्होंने जवाब दिया कि हम इज्तिमा में रहेंगे मगर दोनों पार्टियों को जम कर देंगे। अगर इलेक्शन कमीशन से हमें बल्ले का निशान वापस मिल जाता है तो दोनों जमातों को आपस में जम कर देंगे। ऐवान में सिर्फ तहरीक इंसाफ ही रहेगी। दूसरी जानिब PTI रहनुमा शेर अफजल मरवत का यह कहना था कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल से इत्तेहाद का जो खमियाजा है वो उनको भुगतना पड़ा, ये हमारी गलती थी। उन्होंने PTI के गलत फैसलों की तहकीकात का भी मुतालबा किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए मामला बहुत अहम है। पार्लियामान के अंदर नुमाइंदगी, फिर ये जो एहतजाज वाला मामला है, इस पर पार्टी के अंदर क्या अप्रोच पाई जाती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शंदाना गुलजार साहबा मेरे साथ इस वक्त मौजूद है इस पर बात करने के लिए। शंदाना गुलजार साहबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले तो ये फरमाइएगा, ये जो आज अताउल्लाह तारड़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने गिला किया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ये जो वर्कर्स हैं ये IMF वर्ल्ड बैंक के दफातर के बाहर वहां पर जो है वो एहतजाज कर रहे हैं और इस एहतजाज का कोई जवाब नहीं है, बल्कि उन्होंने इस एहतजाज को मुल्क दुश्मनी कहा है। इस तनकीद को किस तरह से आप देखती हैं? क्या ये एहतजाज करना चाहिए था जो लोग वहां पर थे? शुक्रिया रहमान साहब, 2-3 बातें आपने इकट्ठी पूछ ली। अगर आपको याद है, इन्हीं ने 2-3 दिन पहले एक झूठी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उन्होंने कहा था कि PTI वालों ने GSP+ के खिलाफ खत लिखा है यूरोपियन यूनियन को, और यूरोपियन यूनियन ने बाकायदा इसके खिलाफ एक मैसेज दिया कि जी बिल्कुल भी नहीं, हमें कोई खत ऐसा नहीं मिला किसी की तरफ से जिसमें PTI ने या इमरान खान ने किसी ने कहा हो कि पाकिस्तान से GSP+ प्रेफरेंसेस उठा लें। तो माजरत के साथ अगर कोई इस महीने में भी इस तरह की बातें करेगा तो मैं क्या कह सकती हूँ, अपने पे लेगा झूठ। ये जो अब दूसरी बात करें IMF के कॉन्फ्रेंस उसके खिलाफ करना, मतलब एहतजाज जो भी है, आप मुझे ये बताइए जो खत खान साहब ने लिखवाया IMF, उसमें क्या लिखा था? उसमें सीधी सीधी एक बात थी कि ये लोग कर्जे लेते हैं अवाम के नाम पे और फिर उन कर्जों को अपने घरों में, अपने बच्चों को, उनकी फैक्ट्रियां, उनकी सब कुछ अयाशियां करते हैं। और अगर इसका कोई मजीद प्रूफ चाहिए, जुगनू मोहसिन साहिबा तो उनका कोई ताल्लुक नहीं है PTI से। उनका मैंने अभी एक वीलॉग देखा, मैंने बहुत लोगों को बताया, सुन ले वो जो कह रही हैं कि जी जितने पैसे PDM वाले ने लिए IMF से और उसके बाद बाकी जो लोन्स अनलॉक हुए तो उनमें से 1-1 अरब रुपया हर PDMer को और जो PTI छोड़ के गया था उसको पैसे मिले थे। अब होता क्या है पाकिस्तान में, ये मैं कितनी दफा कह चुकी हूँ, सिंपल लैंग्वेज है कि जो बच्चा आज पाकिस्तान में पैदा भी नहीं हुआ वो 25% अपनी जिंदगी कमाई इनके कर्जों में देगा, मरियम नवाज के और बिलावल के कर्जों में। तो या तो आप ऐसे करें कि आप खुला बता दें कि जी इलेक्शन पे भी 70 अरब रुपए जाया कर दिए हमने बादशाह बनना ही है इस मुल्क का, तो ठीक है, लोगों से क्यों गेम्स खेलते हैं। और अगर कोई अमेरिकन पासपोर्ट होल्डर जो वोट नहीं दे सकता PTI को, वो जहां के इन्होंने तो उसके इंटरनेशनल वोट्स खत्म कर दिए थे ना, हमारे ओवरसीज पाकिस्तानीज के 30 अरब डॉलर हमें हर साल वो देते रेमिटेंसेस के, और PDM ने उनके वोट का हक खत्म कर दिया। अब वो अमेरिकन सिटीजन है, वो PTI से या नून से, उनसे मेरा कोई लेना देना नहीं है। अगर वो IMF के सामने करते हैं मुजाहिरा तो उससे हमें क्या फर्क पड़ता है, उनके पास तो वोट का हक ही नहीं है, क्या फर्क पड़ता है? मसला ये है कि वो तो कर सकते हैं मुजाहरा, लेकिन क्या यहाँ जो PTI है जो पाकिस्तान की एक पॉलिटिकल जमात है, पार्लियामान के अंदर है, क्या वो उनको ओन करती है या नहीं करती? क्योंकि असल तो बात यह है कि क्या आप लोग इसको एंडोर्स करते हैं या नहीं करते? देखिए, हमने तो IMF को खुला खत लिखा है, एंडोर्स ना करने की क्या बात है। हमने तो IMF को बोला कि आप पाकिस्तान से गारंटीज ले लें कि ये पैसे गरीब आवाम पे खर्च होंगे, ना कि इनकी अयाशियों पे। इट्स दैट सिंपल। अगर कोई मैं तो आपको इसलिए कह रही हूं, नून वाला भी प्रोटेस्ट करता IMF के सामने, ये अच्छी चीज है प्रोटेस्ट करने के लिए। आप खुजा पाकिस्तान को और गरीब बनाना चाहते हैं, पाकिस्तान को कर्जे तले दबाते जा रहे कर्जे कौन वापस देगा, सूद कौन वापस देगा? देखिए, आपका क्योंकि खुद भी इसका बैकग्राउंड है और इन मामलात को आप बड़ी अच्छी तरह से समझती हैं, लेकिन क्या इस खत, इन खतूत का, इन मुजाहिरों का, इन एहतजाजों का नुकसान
स्टेट ऑफ पाकिस्तान को नहीं है? रहमान, अगर आपको याद है, बिलावल साहब पहली दफा असेंबली में आए थे और आते साथ ही दूसरा तीसरा दिन था, उन्होंने पीटीआई का नाम बदल के PTIMF कर दिया था और कहते कि जी खुफिया अग्रीमेंट करने जा रहे हैं। IMF के साथ तो खुफिया अग्रीमेंट हो ही नहीं सकता, वो तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, उसका अग्रीमेंट तो एक एक खत, एक एक कॉमा, फुल स्टॉप छप जाता है। इसी तरह यहाँ जो जीनियसेस हैं, जब साइफर के बारे में अगर आपको ये बात हुई थी तो उन्होंने कहा था कि जी अब तो पाकिस्तान में साइफर्स ही नहीं आते हैं, और उनको मोहतरमा को नहीं पता कि डेली पाकिस्तान में 150 से ज्यादा साइफर्स आ रहे होते हैं और कभी नहीं रुकते हैं वो। सो प्रॉब्लम यहाँ पे है, थोड़ा सा इल्म की कमजोरी है। अगर थोड़ा सा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को, IMF डज नॉट केयर अबाउट पाकिस्तानी पब्लिक परसेप्शन, उनको गवर्नेंस से काम है, वो उनका काम है गवर्नेंस को देखना। और IMF ने भी एक स्टेटमेंट दी हुई है बाय द वे तकरीबन 6-8 महीने पहले कि हमें सबसे बड़ा पाकिस्तान से मसला ये है कि कर्जे हमसे ले लेते हैं गरीबों के लिए और लगाते मालदारों पे हैं। ये तो IMF की स्टेटमेंट है जी, तो उसको कौन ओन करेगा? अच्छा ठीक है। अच्छा, मुझे अब इसमें ये फरमाइएगा एक और मामला जो कि बड़ा जरूरी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, वो ये कि अब आपने जो मखसूस नशस्तों वाला इशू है उसका क्या करना है। कुछ लोग उसको कह रहे हैं कि गलती थी कि हम सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में गए। मुझे नहीं मालूम आपकी इस पर जो है वो क्या रहा है, लेकिन मैं जानना जरूर चाहता हूं कि आप इस मामले को किस तरह से देखती हैं। जो वकला की टीम है उन्होंने तो एक फैसला किया, लेकिन आप जैसे जो लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में थे, जो सियासी लोग थे, उनके ख्याल में क्या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में जाना चाहिए था? देखिए, मेरे लिए माजर साहब को पता है मैं किस किस्म, मैं टेक्नोक्रेट ज्यादा हूँ, पॉलिटिशियन कम हूँ। ठीक है, मैं खुली सीट पे आई हूँ, इलेक्शन लड़के आई हूँ, लेकिन अभी तो आप मुकम्मल सियासतदान बन चुकी हैं जी, अभी मेरा ख्याल है। मुश्किल है जी, सियासतदान बड़े सियाने होते हैं, हर किसी से बना के रखते, मेरी तो किसी से नहीं बनती। अच्छा मैं देखिए ये बात आपको, इट्स ऑल अबाउट पाकिस्तान एट द एंड ऑफ द डे। इस बेचारे मुल्क के साथ क्या होना है, ठीक है। हम सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में हो, हम PTI में हो। मैं आज एक इंटरव्यू में दे रही थी और वो बार बार मेरी अपनी नहीं थी, वो मैंने कॉपी पेस्ट किया था। जुनैद अकबर ने, हमारे जो MNA हैं, उनको जब डेप्यूटी स्पीकर के लिए इलेक्शन के लिए खड़े हुए तो उन्होंने फ्लोर ऑफ हाउस पे बहुत ही जबरदस्त जज्बाती तकरीर कही थी और उन्होंने ये कहा था कि जब उनके मालाकंड से लड़के उठा के लेके गए थे पिछले साल 10-11 मई को, तो उनको उसी टाइम पे बता दिया गया था कि अगले साल जब PT इलेक्शन होगा, और ये भी पता था कि अगले साल है, वैसे तो अक्टूबर में होना था, तो कहते हैं कि अगले साल तो बल्ला आपके साथ होना ही नहीं है, तो क्यों आप अपना फ्यूचर और करियर खराब करते हैं। बल्ले का साइन तो चीफ जस्टिस ने हमसे इलेक्शन से कुछ दिन पहले लिया है। सो इसलिए मुझे फर्क, आई डोंट थिंक कि शरफल साहब का ओपिनियन या असद साहब का ओपिनियन इट वुड हैव अफेक्टेड द इलेक्शन इन एनी सेंस, बिकॉज उन्होंने पहले से फैसला कर लिया था कि पार्टी को नहीं जीते देंगे। इलेक्शन पेपर्स हमसे छीन लेते थे, हमारे तजवीज कुनिंदा ताईद कुनिंदा को छीन लिया, इतना कुछ किया, खवातीन को मारा पीटा, जेलों में डाला, बॉम्ब थ्रेट से हमें, मेरे हल्के में मुझे पुलिस आई कि मैडम खुदा का वास्ता है प्लीज मत निकला करे घर से, सुसाइड बॉम्बर्स आए हुए। तो मैंने कहा मैं क्या करूं इलेक्शन, और मैंने टोटल 10 दिन कैंपेन किए। तो इनकी कोई नियत नहीं थी कि PTI जीते। ये सारा मौजूदा अल्लाह का और अल्लाह के बाद पाकिस्तान की अवाम का, कि वो लोग लिटरली, आप ये कह रहे हैं कि कोई भी मामला होता तो ये नशिस्तें, चाहे वो कुछ भी फैसला कर लेते, ये नशिस्तें नहीं मिलनी थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। एंड इफ आई कुड कंप्लीट, एक छोटी सी बात आपको बताऊं, अपने शुरू में अपनी इंट्रोडक्शन में एक बात की थी कि हमारे NA 81 की सीट उन्होंने कल बहुत जबरदस्त तरीके से रिवर्स की है कि इलेक्शन कमीशन ने दरवाजे बंद कर दिए। जब रिकाउंट होता है तो या कैंडिडेट होता है या कैंडिडेट के पोलिंग एजेंट्स वहां होते हैं। उन्होंने दरवाजे बंद करके कैंडिडेट को निकाल के, उसके पोलिंग एजेंट्स को निकाल के, उसके लीड को 15,000-17,000 की लीड को 3700 की लॉस में कर दिया। ये कैसे हो सकता है जब ट्रिब्यूनल्स बने? 7,000 की लीड थी जो 3,000 में जो बदल दी जी। नहीं 3,000 की लॉस में। तहरीक इंसाफ अब आगे किस तरह से चलना चाहती है? देखिए, एक पार्लियामान के अंदर आपने पार्टी चलानी है और पार्लियामान के बाहर आपने जो है वो पार्टी चलानी है, तो आपने आगे क्या सोचा है? क्या वर्किंग रिलेशनशिप होगी? क्योंकि अली अमीन गंडापुर साहब मिलते हैं जाके तो लोग कहना शुरू हो जाते हैं कि मैंडेट को तस्लीम कर लिया है और पार्टी ने जो है वो अब मान लिया है कि अब आगे जो है वो चल रहा है। लेकिन फिर असद कैसर साहब जो है वो और बाकी रहनुमा जो है वो आज असेंबली के अंदर फिर से बड़ा सख्त मैसेज देते हैं कि ये मैंडेट चोर है, हम इनके साथ नहीं चलेंगे। पार्टी ने सोचा क्या है, करना क्या है आगे, अब बढ़ना कैसे है आगे यहाँ से? देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं, रहमान साहब के चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे इनके चीफ मिनिस्टर हो, चाहे इनके प्रेसिडेंट हो, ये सब फॉर्म 47 9 फरवरी को जो री इलेक्शन हुआ था उसकी पैदावार है। ठीक है, इनकी लेजिटिमेसी मेरे एक्सेप्ट करने ना करने से क्या फर्क पड़ता है, ये है ये लेजिटिमेट। बात यह है कि इस वक्त फेडरल गवर्नमेंट KPK की कर्जदार है तकरीबन 1100 अरब से ज्यादा की अमाउंट की। जब बैंक से अपने पैसे निकालने होते तो चेक तो खुद ही देना पड़ेगा ना, चेक घर तो नहीं आएगा खुद चल के। तो हमें तो अपने जिन लोगों ने हमें वोट दिया है, जिनको हम सेहत कार्ड दे रहे हैं, पनाहगाहें दे रहे हैं, लंगर खाने दे रहे हैं, हम एहसास कार्ड दे रहे हैं, कर्जे सारे इकट्ठे करेंगे। तो जब तक फेडरल गवर्नमेंट अपनी अदायगी नहीं करेगी, सियासी इख्तिलाफ अपनी तरफ, बट हमने अपने KP लोगों को हक तो उनके देने हैं।
अच्छा, ठीक। लेकिन अब इसमें जो यहाँ पर ऐवान के अंदर है, जो कानून साजी का मामला है, आज भी काफी शोर शराबा हुआ, जो 7 ऑर्डिनेंसेस की तौसीह का इशू था। यहाँ पर क्या ताउन होगा? क्या आप लोग कमेटियों में शामिल होंगे जब कमेटी फॉर्मेशन होंगी? इट्स सच अ सैड डे रहमान साहब कि माशाल्लाह इतनी चीटिंग करके, प्री पोल रिगिंग, इलेक्शन डे रिगिंग, पोस्ट पोल रिगिंग कर के लोगों को मार मार के खत्म करके बैठ गए हैं असेंबली में। किस काम के लिए? लेजिस्लेटर्स का तो एक ही काम होता है, लेजिस्लेशन। क्या करते हैं? ऑर्डिनेंस ले आते हैं। इट्स एन एम्बैरेसमेंट, इट्स अ टोटल। अच्छा, ये इनके साथ हुआ। हमारा मजाक उड़ाते थे कि आप ऑर्डिनेंसेस लेके आते हैं। अभी तो हमारा जो मेन होता है लेजिस्लेशन डे, वो ट्यूसडे होता है। उन्होंने ट्यूसडे से पहले जुम्मे कोई कर दिया। हर नए काम ये लोग जुम्मे को शुरू करते हैं। तो अच्छी बात है। वो अंग्रेजी में कहते हैं ना, कीप योर वर्ड स्वीट बिकॉज यू एंड अप ईटिंग 80% ऑफ देम। तो इनकी अपनी रियलिटी लोगों को दिख रही है। और ये जो हमारी सीटें चुरा रहे हैं ना, जस्ट टू कंप्लीट, ये इसलिए चुरा रहे हैं कि हमने सुना ये है कि नून वाले पीपल से तंग हैं, तो अपनी डिपेंडेंस उन पर खत्म करने के लिए, अलायंस के लिए, कि उनके खिलाफ कोई ओएनसी ना हो जाए, हम इधर उधर से तांगे मांगे से जरा सीटें भर ले ताकि हमारी हुकूमत 5 साल चले। बट बहुत मुश्किल है। अच्छा, ठीक है। बहुत शुक्रिया शंदाने गुलजार साहिबा हमारे मौजूद थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा बात कर रही थी। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, वापस आते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। पाकिस्तान अमेरिका ताल्लुकात की नोयत पर अमेरिकी कांग्रेस की एक कमेटी में आइंदा हफ्ते समाअत होनी है, जिसमें सिफारतकार डोनाल्ड लू बतौर गवाह पेश होंगे। अमेरिका का यह कहना है कि ऐवान नुमाइंदगान में पाकिस्तान के हालिया आम इंतखाबात की शफाफियत और जमहूरियत पर होने वाली समाअत कांग्रेस की मामूल की कार्रवाई है। ताहम सिफारतकार डोनाल्ड लू को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बाज हामियों की जानिब से धमकियां एक संजीदा मामला है। अमरीकी ऐवान की जो खारजा अमूर की कमेटी है, उसने मशरक़ वस्ता, अफ्रीका और वसी एशिया से मुतालिक अपनी झैली कमेटी को पाकिस्तान में जमहूरियत के मुस्तकबिल पर 20 मार्च को होने वाली समाअत की जिम्मेदारी सौंपी है। डॉन अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक समाअत में 8 फरवरी को होने वाले आम इंतखाबात के बाद पाकिस्तान और अमरीका के ताल्लुकात पर भी गौर किया जाएगा। जनूबी और वसी एशियाई अमूर के असिस्टेंट सेक्रेटरी जो डोनाल्ड लू हैं, वो इस समाअत के वाहिद गवाह होंगे। बानी पीटीआई ने इल्जाम लगाया था, आपको याद होगा, कि डोनाल्ड लू ने मार्च 2022 में वाशिंगटन में उस वक्त के पाकिस्तानी सफीर असद मजीद खान से मुलाकात के दौरान पीटीआई हुकूमत को गैर मुस्तहकम करने की धमकी दी थी। पाकिस्तानी और अमरीकी सहाफियों की जानिब से अमरीकी महकमा खारजा की न्यूज ब्रीफिंग के दौरान यह मामला अक्सर उठाया जाता रहा था। ताहम अमरीकी महकमा खारजा हमेशा से इन इल्जामात को बेबुनियाद करार देता रहा है। एक और खबर यह भी है कि अमरीकी रियासत टेक्सास के इलाके ह्यूस्टन से जारी एक बयान में पीटीआई अमेरिका ने यह दावा किया है कि पाकिस्तानी नेयाद अमरीकियों की मुसलसल कोशिशों की वजह से इस मामले पर कांग्रेस की समाअत का ऐलान सामने आया है। माफ कीजिएगा। समाअत में डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन दोनों जो साइड्स हैं, उनके कानून साजों की नुमाया हाजिरी मुतवक्के है। अब ये जो मामला है वो कितना अहम है, कितना गैर मामूली है, ये जो ब्रीफिंग होने जा रही है, इस पर बात करने के लिए हमारे सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट फॉरेन अफेयर्स कामरान यूसुफ साहब मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। कामरान, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कामरान, कितना गैर मामूली है ये जो डोनाल्ड लू का पेश होना इस ब्रीफिंग के लिए, और फिर ये पाकिस्तान के जो सियासी तनाजुर है और पाकिस्तान अमेरिका के जो मामलात हैं, उस तनाजुर में ये कितना अहम हो सकता है? आई थिंक ये सिग्निफिकेंट है इन द सेंस, एक तो जो डोनाल्ड लू हैं वो पाकिस्तान में आपको पता है कि शायद अमेरिका में इतने वो पॉपुलर नहीं है जितने पाकिस्तान में पॉपुलर हैं, और उसकी वजह आपको पता है कि ये वही डोनाल्ड लू हैं जिनके साथ जो पाकिस्तान के सफ़ीर थे असद मजीद, जो मार्च 2022 में उनके साथ जो एक मीटिंग हुई थी, जिसके नतीजे में वो जो इनफेमस साइफर जिसे कहते हैं, डिप्लोमेटिक केबल उन्होंने लिखी थी दफ्तर खारजा को, और वो फिर तनाज़े की वजह बनी, जिसको इमरान खान साहब बतौर एविडेंस पेश करते हैं कि कैसे उनकी हुकूमत को एक बैरूनी साजिश के ज़रिए हटाया गया। एक तो उसके बाद से जो डोनाल्ड लू हैं वो बहुत लो प्रोफाइल रहे हैं, पब्लिकली कभी सामने नहीं आए, क्योंकि ये पब्लिक हेयरिंग होती है जो उनकी फॉरेन अफेयर्स की कमेटी है, उसकी एक ये सब कमेटी है, तो ये एक पब्लिक हेयरिंग होगी फॉर द फर्स्ट टाइम। आई थिंक उनसे जो सवाल जवाब होंगे, यकीनी तौर पर उनके इस इशू के हवाले से भी बात होगी। तो पहली मरतबा एक तो डोनाल्ड लू को मौका मिलेगा कि वो बराह रास्त अपना मौक़िफ़ पेश करें जो भी माजी में कंट्रोवर्सी रही। और दूसरा, आई थिंक इसकी सिग्निफिकेंस ये भी है क्योंकि पाकिस्तान में जो हालिया इंतखाबात हुए उसमें तहरीक इंसाफ ये मुतालबा या ये दावा करती है, इल्ज़ाम लगाती है कि उसमें धांधली हुई है। और ये जो सब कमेटी का इजलास भी हो रहा है, आम तौर पर कहा यही जा रहा है कि वहाँ पर जो ओवरसीज़ सपोर्ट बेस है तहरीक इंसाफ की, ये उनकी लॉबिंग का नतीजा है।
अब ये आई थिंक दो धारी तलवार है। जो डोनाल्ड लू है यकीनी तौर पर वो आई कैन से कि वो इमरान खान के मौक़िफ़ की तायद तो नहीं करेंगे। ये आई थिंक इट कुड गो आइदर वे। वो हो सकता है कि ये जो मौजूदा गवर्नमेंट है उसको वो ऐसे कुछ बयानात दें कि उनको वो लेजिटिमेसी भी प्रोवाइड कर दें, जो मुझे लगता है कि अपेरेंटली ऐसा ही होगा। डिस्पाइट ऑल द रिजर्वेशंस, जो फॉरेन कंट्रीज हैं इंक्लूडिंग अमेरिका, वो नई गवर्नमेंट के साथ काम करने के लिए तैयार हैं। तो इसकी सिग्निफिकेंस आई थिंक काफ़ी ज़्यादा है इस एतबार से। राइट, लेकिन इसमें ये बताइएगा कि अब अभी जो महकमा खारजा है उसके तर्जुमान बार बार बात कर इन इल्जामात की नफी कर चुके हैं। आज भी उन्होंने जो है वो इस हवाले से कहा कि ये बिल्कुल इल्जामात किसी भी तौर पर काबिल कबूल नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ अब डोनाल्ड लू का जो है वो जाना, तो क्या जो डोनाल्ड लू है उनका जो है वो उनकी जो स्टेटमेंट है या उनकी जो टेस्टिमनी है उसी की कंटिन्यूएशन होगी या फिर उससे कुछ मुख्तलिफ भी आपके ख्याल में जो है वो बात कर सकते हैं इस ब्रीफिंग के दौरान? देखें जो डोनाल्ड लू है वो अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट के मुलाजिम है। तो जो स्टेट डिपार्टमेंट के तर्जुमान ने इस टेस्टिमनी से पहले जो बयान दिया है और वो उनकी एक स्टेटेड पोजीशन है, तो मुझे नहीं लगता कि वो उससे कोई मुख्तलिफ बयान देंगे। इनफैक्ट हो सकता है कि वो डबल डाउन करें, बहुत सी चीज़ों में मजीद उसमें क्लैरिटी आए। तो मुझे तो नहीं लगता कि उसमें कुछ वो इस तरह का बयान देंगे जो मुताबिकत नहीं रखता होगा जो बाइडन इंतज़ामिया है, क्योंकि फ्रॉम डे वन जो अमरीकी इंतज़ामिया है वो तो सख्ती से तरदीद करती है कि वो किसी भी तरह से जो इमरान खान की हुकूमत को हटाया गया था उनका उसमें हाथ है। तो इसलिए आई थिंक ये डोनाल्ड लू के पास एक मौका होगा कि वो अपनी सफाई में कुछ कह सकें। अब इसमें इंटरेस्टिंग ये होगा कि अगर जो उनके सामने जो कांग्रेसमैन बैठे होंगे वो उनसे क्या सवाल जवाब करते हैं। अगर वो स्पेसिफिक्स में जाते हैं, जो पब्लिकली डॉक्यूमेंट एलिजिडली अवेलेबल है, जो साइफर है, उसके हवाले से बात करते हैं स्पेसिफिकली कि क्या उन्होंने कोई वार्निंग दी थी, क्या उन्होंने कोई थ्रेट दी थी उस वक्त की जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट थी, तो ये देखने वाली बात होगी क्योंकि पब्लिक हियरिंग होगी और उसमें हर तरह के सवालात जो हैं वो किए जा सकते हैं डोनाल्ड। लेकिन ये इसमें जरा बताइएगा कि अभी तक का जो अमेरिकी हुकूमत है उसका पाकिस्तान में आने वाली नई हुकूमत के हवाले से क्या वहां पर राय पाई जाती है, क्या रद्द अमल है अभी तक, क्या वो साथ जो है वो चलना चाहते हैं? क्योंकि ये ब्रीफिंग पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात की नौयत के हवाले से है, तो फिलहाल अप्रोच अभी इस वक्त जो है वो दोनों ममालिक की क्या है? क्योंकि साइफर के मामले के हवाले से कहा जाता था कि बहुत बड़ा धचका जो है वो इन ताल्लुकात को पहुंचा है, तो क्या वापस ये मामलात, ये ताल्लुकात अब ट्रैक के ऊपर आए हैं या नहीं? आई थिंक सबसे पहले तो हमें ये याद रखना चाहिए कि अब अमेरिका के अंदर पाकिस्तान की वो अहमियत नहीं है। अगर हम ये समझते हैं कि माजी की तरह पाकिस्तान बहुत इंपॉर्टेंट है अमेरिका के लिए, तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। ना वाइट हाउस के अंदर, ना स्टेट डिपार्टमेंट के अंदर, ना कैपिटल हिल के अंदर पाकिस्तान के बारे में कुछ ज़्यादा बातचीत नहीं हो रही। दूसरा, आई थिंक जो पाकिस्तान की इंपॉर्टेंस अभी भी सिक्योरिटी प्रिज्म के हवाले से है। कुछ दिन पहले ही जो यूएस की सेनेट की आर्म सर्विसेज कमेटी है, वहाँ पर सेंटकॉम के चीफ ने एक बयान दिया था और उसमें उन्होंने पाकिस्तान की इंपॉर्टेंस के हवाले से बात की है और स्पेसिफिकली उन्होंने कहा है कि बावजूद इसके कि जो भी पाकिस्तान के चीन के साथ ताल्लुकात हैं, इंडिया के जो डायनामिक्स हैं, पाकिस्तान को, अमेरिका को पाकिस्तान को उसके ऑन जो मेरिट्स हैं उसके ऊपर देखना चाहिए ताल्लुकात को। और उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान की अफगानिस्तान के तनाजुर में, काउंटर टेररिज्म के तनाजुर में एक इंपॉर्टेंस है। तो ओवरऑल आई थिंक डिस्पाइट ऑल द रिजर्वेशंस एक्सेप्टेबिलिटी बिल्कुल है। जो नई गवर्नमेंट है उसके लिए उसके साथ काम करने के लिए वो तैयार हैं और उसकी मिसाल आज जो अमेरिका के सफीर हैं पाकिस्तान के अंदर, उनकी मुलाकात हुई है शहबाज शरीफ से और उसके बाद जो हैंड आउट जारी हुआ है अमेरिकन एम्बेसी की तरफ से, तो उसमें बड़ा क्लियरली तमाम एरियाज को आइडेंटिफाई किया है कि अमेरिका पाकिस्तान की नई गवर्नमेंट के साथ काम करने के लिए तैयार है। वो सिक्योरिटी कोऑपरेशन हो, वो इकोनॉमिक कोऑपरेशन हो, वो IMF का प्रोग्राम हो, वो क्लाइमेट डिप्लोमेसी हो, इन तमाम इश्यूज के ऊपर तो क्लियरली जो अमेरिका है या जो बाकी दुनिया की ताकतें हैं वो इस नई हुकूमत के साथ काम करने के लिए तैयार हैं, बावजूद इसके कि जितने भी सवालिया निशान हो कि इस गवर्नमेंट का जो मैंडेट है वो शायद अपेरेंटली जो लेजिटिमेट नहीं। राइट, ठीक है, बहुत शुक्रिया। कामरान यूसुफ हमारे साथ मौजूद थे और बात कर रहे थे पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात के हवाले से। ये बड़ी एक अहम ब्रीफिंग है जिसमें जो असिस्टेंट सेक्रेटरी हैं डोनाल्ड लू वो पेश होंगे और खबर यह है कि वो पाकिस्तान में ना सिर्फ जो साइफर मामला है उस पर पाकिस्तान अमेरिका जो ताल्लुकात हैं उनसे जुड़े हुए दीगर मामलात, बल्कि पाकिस्तान में जो इंतखाबात हुए हैं उस हवाले से भी बात करें। एक ज़ैली कमेटी को ब्रीफिंग है जो कि उन्होंने देनी है और
ये अहम बात होगी कि अमेरिका पाकिस्तान में इंतखाबात के हवाले से जो है वो क्या राय रखता है, क्या अप्रोच रखता है। अभी प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, वापस आते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। भारत ने मुतनाज़े जो शरीयत का कानून है उससे मुतालिक अमरीकी बयान को गलत मालूमात पर मबनी करार दिया। भारत ने मजहब की बुनियाद पर शरीयत के हवाले से जो कानून है उसमें अमरीका के बयान पर अपना रद्द-ए-अमल दिया है। इससे पहले जो तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर थे, उनका ये कहना था कि अमरीका में भारत के शरीयत तरमीमी एक्ट के नोटिफिकेशन पर उन्हें तशवीश है। उन्होंने ये भी कहा कि हम इस एक्ट की करीब से निगरानी कर रहे हैं कि इसे कैसे नाफिज किया जाएगा। उन्होंने भारत में ये जो मुतनाज़ कानून है इसके निफाज पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि मजहबी आज़ादी का एहतराम, कौमियत के लिए बराबरी का सलूक बुनियादी जमहूरी असूल है। दूसरी तरफ अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हकूक़ कमीशन का भी ये कहना है कि भारत का जो शरीयत का तरमीमी एक्ट है इसको बुनियादी तौर पर जो है वो उसने एक इम्तियाजी एक्ट करार दिया है और ये बैनुल अक़वामी इंसानी हकूक़ की जिम्मेदारियों की खिलाफ वर्जी भी है। कानून के निफाज का बैनुल अक़वामी इंसानी हकूक़ के मुताबिक होने का उनका ये कहना है कि जायजा ले रहे हैं। नरेंद्र मोदी की भारतीय जनता पार्टी ने जो है वो पीर को शरीयत तरमीमी कानून को नाफिज करने के लिए कवानीन मुतारिफ कराए हैं, जिसके मुताबिक मरकजी हुकूमत 31 दिसंबर 2014 से पहले बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से भारत हिजरत करने वाले हिंदुओं, पारसियों, सिखों, बुद्ध मत और जैन मत के पैरोकारों और मसीहियों को शहरियत दे सकती है। भारत में मुतनाज़ शहरियत तरमीमी एक्ट के निफाज के खिलाफ भारतीय रियासत आसाम, तमिलनाडु, केरला और भारतीय दारकूमत नई दिल्ली समेत मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में अपोजिशन जमातों ने मुजाहरे भी शुरू किए हैं। पाकिस्तान ने भारतीय हुकूमत की तरफ से मुतनाज़ कानून के निफाज पर सख्त एहतजाज करते हुए कहा है कि भारतीय पार्लियामेंट की कानून साजी ज़ाहिरी तौर पर इम्तियाजियत की है। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच ने कहा कि ये जो एक्ट है इससे लोगों के दरमियान उनके अकीदे की बुनियाद पर तफरीक करता है। मुतनाज़ कानून खित्ते के मुस्लिम ममालिक में अक़लियतों पर जुल्म के गलत मफरूजे पर मबनी है। इम्तियाजी इक़दामात ने भारत को एक हिंदू राष्ट्र में तब्दील करने के मज़मूम एजेंडे को मजीद बेनकाब कर दिया है। उनका यह भी कहना था कि भारत मुनज़्ज़म तरीकों से अक़लियतों को निशाना बनाना बंद कर दे। अब ये जो एक इम्तियाजी कानून है जिसको शरीयत का कानून कहा जा रहा है, इसमें ख़ास तौर पर भारत ने जो है वो भारतीय हुकूमत ने मुसलमानों को जो है वो सिंगल आउट करके इससे निकाला है और इससे ये तासुर देने की कोशिश की है जैसे जो उसके हमसाय ममालिक हैं वहाँ पर हिंदू अक़लियतों पर और जो दीगर अक़लियतें हैं जिनमें जैन मत के पैरोकार शामिल हैं, दीगर लोग शामिल हैं, क्रिश्चियन शामिल हैं, उन पर जो है वो जुल्म हो रहा है। और इसमें बाकी तमाम अक़लियतों को तो शामिल किया गया है लेकिन मुसलमानों को अलग रखा गया और उनको शामिल नहीं किया गया। मुसलसल जो है वो ये तासुर देने की कोशिश की जा रही कि जैसे जो बीजेपी की हुकूमत है वो हिंदुओं की एक तरह से जो है वो इन माइनॉरिटीज की सेवियर है, जबकि हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स है। भारत के अंदर मुसलमानों के साथ जो कुछ हो रहा है वो भी किसी से ढका छुपा नहीं और शायद सबसे खराब रिकॉर्ड अगर खत्ते में किसी का अक़लियतों के हवाले से है तो वो भारत ही है। आज के प्रोग्राम से इतना ही। मेजबान ईमान को इजाजत दीजिए। अल्लाह ने की बात।